हाँ, तो भाई क्या आपका स्कोर 80 से 120 के बीच आ रहा है? क्या मॉक टेस्ट लगाने पर आपको ऐसा लगता है कि यार आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? देखो सबसे बड़ा डाउट जो रहता है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये रहता है कि आपका स्कोर क्या हो रहा है 80 से 120 के बीच आ रहा है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इसी चक्कर के अंदर घूम जाते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है? ये अगर आपका ये स्कोर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी से 30 या 40 दिन के बाद नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम है अब से 5 महीने बाद है। एज़ पर एसएससी कैलेंडर अगर हम लोग देखते हैं तो दिसंबर के अंदर आपका क्या होने वाला है, मेंस होने वाला है जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, टियर 2 बोलते हैं। टियर 2 आपका कब होगा? दिसंबर के अंदर होने वाला है और उसी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो। ये जो बीच में एग्ज़ाम हो रहा है जिसको हम लोग टियर 1 बोलते हैं, जो हमारा टियर 1 है या जिसको हम लोग प्री बोलते हैं, जो एसएससी प्री होता है, जो अगस्त के अंदर होने वाला है, 13 अगस्त से शुरू होने वाला है। वो एग्ज़ाम सिर्फ़ एक क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम को ऐसा नहीं है कि आप उस एग्ज़ाम में 170, 180 स्कोर कर लोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है, उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है। मानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है और इस बार भी हमें क्या करना है, 150 प्लस जो है टारगेट लेकर चलना है, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। लेकिन ये 150 प्लस करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल इसी के लिए अपनी सारी एनर्जी को खत्म कर दो और मेंस के लिए क्या हो आपके पास एनर्जी ना बचे, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हो और आपका स्कोर अगर 80 से 120 के बीच आ रहा है और आप लोग अभी तक सिर्फ इसी के बीच में ही घूम रहे हो, तो आपको क्या करना है, देखो आपको अपने जो कमांडिंग सब्जेक्ट है सबसे पहले उन पर फोकस करना है। दूसरा आपको बता दूँ, अगर आप मेरे सजेशन से चलते हो तो आपको मैथ्स, रीज़निंग और इंग्लिश इन 3 सब्जेक्ट पर जो है पूरा ध्यान देना है। देखो 3 सब्जेक्ट पर क्यों ध्यान देने का बोल रहा हूँ? क्योंकि चौथा जो सब्जेक्ट बचता है ना हमारा, जो टियर 1 का चौथा सब्जेक्ट बचता है वो हमारा बचता है जीके या जीएस। उस सब्जेक्ट का मैं आपको क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा लक बेस्ड है। आप इस सब्जेक्ट में कभी भी 100% श्योर जो है नहीं हो सकते हो। एक ये बात हमेशा याद रखना कि इस सब्जेक्ट में आप 100% श्योर नहीं हो सकते। अगर आपका पढ़ा हुआ मटेरियल आ गया, आपका पढ़े हुए नोट्स में से सब कुछ आ गया, अब इसके आंसर कर दोगे। अगर नहीं आया, तो इस सब्जेक्ट के अंदर आंसर करना हर एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा। दूसरी बात, जो हमारा मैथ्स है और जो रीजनिंग है, ये ना पूरे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप सभी को पता होगा कि मैथ्स की बात अगर करें तो यहाँ पर 50 में से 50 लाना कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारा एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है या एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, तो अगर हमारे 24 क्वेश्चन सही होते हैं तो 48 50 में से लाना, या फिर अगर आप देखो 45 प्लस अगर आप नंबर लेके आते हो इस सब्जेक्ट के अंदर, मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन गलत भी कर देते हो तो मैं 45 प्लस आपका स्कोर मान के चल रहा हूँ, मैथ्स के अंदर आपका आ जाएगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है रीज़निंग, रीज़निंग भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है, बिल्कुल इस तरीके से पैटर्न आ रहे हैं कि आप लोग ये स्कोर कर सकते हो। रीज़निंग की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 45 प्लस स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब देखो ओवरऑल अभी तक इन 2 सब्जेक्ट से हमारा क्या हो गया, लगभग 90 नंबर हमारे बन गए हैं और हमें टोटल कितना स्कोर करना है, 150 के आस-पास स्कोर करना है। अब देखो तीसरा सब्जेक्ट हमारा क्या बचता है, इंग्लिश बचता है। इंग्लिश के अंदर हम लोग जनरली जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, लगभग अगर आप देखो तो 32 से 35 नंबर वो स्कोर कर लेता है। हर एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश का हर एक स्टूडेंट इतना स्कोर कर लेता है, जिसको क्या आती है, बेसिक ग्रामर आती है और बेसिक वोकैब आती है। वोकैब का मतलब उसको सिर्फ पढ़ना आता है और वर्ड्स का मीनिंग बनाना आता है, तो वो स्टूडेंट ये स्कोर आराम से कर लेता है। अब इससे आगे जाने के लिए आपको मेहनत करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भी वो जो है 45 प्लस स्कोर करना है। ये वाला स्कोर आपको लेकर आना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग स्कोर नहीं करोगे, ये वाला स्कोर आपको लेकर आना होगा। कैसे लाओगे, देखो मैथ्स और रीजनिंग की सबसे पहले बात करते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर क्या करना है आपको, अभी हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज के अंदर क्या होने वाला है, लगभग 1000 क्वेश्चन आपके जो है मैं आपको करवाऊंगा, किसके, मैथ्स के करवाऊंगा। इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज के साथ साथ क्या हो रहा है, एक प्लेलिस्ट चल रही है, आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। एसएससी मैथ्स प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट चल रही है। अब अभी तक अगर आप देखो तो लगभग 6 क्लासेस आपकी हो चुकी है और 7th क्लास जो है होने वाली है, आज की जो क्लास है
इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, अपने आप को जो है पूरा प्रिपेयर करके चल सकते हो आप लोग। देखो कैसे करोगे, अभी आपके साथ मैथ्स की बात होगी कि आपको 1000 क्वेश्चंस जो है मैं करवाऊँगा, वो क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग एग्ज़ाम के अंदर चल रहे हैं। अभी जैसे आपने भी देखा होगा ग्रेजुएशन एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का, उसी के अलावा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुए थे एसएससी के, या पिछले कुछ टाइम से पिछले 1 साल के अंदर जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, जिस तरीके की वैल्यूज़ ला रहे हैं, उस तरीके के जो है 1000 क्वेश्चन आपको करवाए जाएँगे और ये 1000 क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अलावा 25 क्वेश्चन पर डे, लगभग 25 क्वेश्चन्स पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैथ्स का, वो भी आपका बिल्कुल यहीं पर करवाया जाएगा। मतलब यहाँ से आपका क्या होने वाला है, मैथ्स का पूरा काम चल जाएगा। मैथ्स के अंदर आपको इससे ज़्यादा जो है कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरे हमारे सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर हम लोग रीज़निंग की बात करते हैं, तो रीज़निंग का बेसिक क्या होने वाला है? देखो रीजनिंग में भी हमें क्या करना है, 45 प्लस स्कोर जो है करके आना है और 45 प्लस स्कोर करने के लिए हमें इसके अंदर क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे होगी? लगभग रीजनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, 200 क्वेश्चंस पर डे आपको जो है करने हैं। 200 क्वेश्चंस पर डे आप करोगे कहाँ से? एक तो आपको मैं सोर्स बताता हूँ, आप पिनेकल से कर सकते हो। पिनेकल अगर आप नहीं करते हो तो आप लोग किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे कर सकते हो और इसी के साथ-साथ हमारे ही चैनल पर आपको रीज़निंग की 200 क्वेश्चंस पर डे की एक सीरीज़ मिलने वाली है। बहुत ही जल्द आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर क्या होगा, रीज़निंग के 200 क्वेश्चंस पर डे आपको जो है करवाए जाएँगे और इसी के हिसाब से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो है एग्ज़ाम सेशन चलने वाला है। एसएससी के लिए आपके मैथ्स और रीज़निंग आपके क्लियर हो गए और अगर आप लोग ये प्लेलिस्ट अगर फ़ॉलो करते हो, मैथ्स के लिए जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है और रीज़निंग के लिए जो हम लोग 200 क्वेश्चंस पर डे की सीरीज़ चला रहे हैं, अगर आप लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करते हो तो उसके बाद आपका ये जो स्कोर है ना, ये 45 प्लस लाना है, इवन 50 में से 50 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट में स्कोर कर जाओगे। 50 में से 50 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तीसरा हमारा सब्जेक्ट रहता है देखो इंग्लिश के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो इंग्लिश ना काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट ही रहता है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जो कि हिंदी मीडियम को बिलॉन्ग करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से अपनी स्टडी करके आए हैं, उन स्टूडेंट्स का इंग्लिश को लेकर एक अलग ही फ़ोबिया है, उन स्टूडेंट्स के अंदर। उनको एक हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि उनके इंग्लिश के मार्क्स जो है, आते ही नहीं है। देखो, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको क्या करना है, 35 से नंबर लगभग लाना कोई बड़ी जो है मुश्किल की बात नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 35 नंबर लाना काफ़ी आसान होता है। करना क्या है आपको? आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए और आपको क्या आना चाहिए, बेसिक वोकैब आनी चाहिए। ठीक है? ये आपको कंटेंट आना चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिक जो है अपना 32 से 35 नंबर ला सकते हो क्योंकि क्या हो रहा है कि 12 से 13 जो 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं, वो हमारे सिर्फ़ वोकैब से आ रहे हैं और अगर आपको बेसिक वोकैब आती है, आपको सिंपल-सिंपल आप वर्ड्स का पढ़ के आपको आस-पास की मीनिंग पता चल जाते हैं। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, आपको रूट वर्ड्स पता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये 10 से 12 जो क्वेश्चंस है ना, ये लगभग आपके 25 नंबर के और यहाँ से आप 12 से 15 नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है? अब ये इंग्लिश का आधा सेक्शन हो गया। दूसरा ग्रामर के जो सेक्शन है, ग्रामर का जो पोर्शन है, उसमें क्या होता है, 2 क्वेश्चन तो हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रामर के आते हैं, जिसके अंदर एक तो वॉइस होता है और एक नरेशन होता है। ठीक है? ये 2 टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप ये वाले जो टॉपिक है ना, अगर इन 2 टॉपिक को अच्छे से कर लो, तो आप लोग 5 नंबर यहाँ से डाल सकते हो, यहाँ से आपके टोटल मिलाकर 20 नंबर तो वो स्टूडेंट कर लेता है जिसको कुछ भी नहीं आता। उसके बाद आपके रहते हैं क्लोज़ टेस्ट। क्लोज़ टेस्ट जो है आपका, वो मैं आपको पहले बता दूँ, 1 दिन का हलवा नहीं है। देखो क्लोज़ टेस्ट कब बनेगा आपका, जब आप लोग रेगुलरली क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपनी स्पीड को, रीडिंग स्किल्स को बढ़ाओगे, अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाओगे, तो आपका क्या होगा, क्लोज़ टेस्ट सही होगा। देखो 5 क्वेश्चन्स आते हैं, अगर एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप हिंदी मीडियम से स्टडी की हो, ये हो और आपको क्या हो, बेसिक अगर इंग्लिश आती हो, तो आप इन 5 में से 3 क्वेश्चन आराम से सही कर जाओगे। मतलब अभी आपके जो नंबर है वो कितने हो गए, यहाँ पर 6 नंबर और प्लस कर लेते हैं, तो 26 नंबर तो आप ऑलरेडी स्कोर कर रहे हो। कहाँ पे कर रहे हो? इन क्वेश्चंस के अंदर। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है और ये वोकैब आप थोड़ा-सा
और अच्छे से कर जाते हो तो आपका ये स्कोर जो है वो आराम से 45 प्लस जो है चला जाएगा। यहीं पर तो हमें आना है। इसके अलावा जो पैराजंबल आते हैं हमारे, पैराजंबल आता है, इसके अलावा मिक्स्ड एरर आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो फिलअप्स आते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये पैराजंबल, फिलअप्स इनको करना ना ईज़ी होता है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको पहले बार-बार बता रहा हूँ कि इंग्लिश को करना कोई बड़ा वो काम नहीं है। आप लोग आराम से कर सकते हो, आपको क्या करना है, ग्रामर करनी है। ग्रामर के अंदर क्या करोगे, ये 3 टॉपिक के लिए आपको पूरी ग्रामर करनी पड़ती है और यहाँ पे इन 2 टॉपिक को करने से आपका वो 3 क्वेश्चन्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपने अपने देखो क्वेश्चन्स कहाँ-कहाँ से आ गए। यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन्स आ गए, प्लस वोकैब के 12 क्वेश्चन्स हम लोग मान लेते हैं। 12 और 3 15 क्वेश्चन्स हो गए, 5 क्वेश्चन्स हमारे क्लोज़ टेस्ट से आ जाते हैं। अब बचते हैं 5 क्वेश्चन्स। इन 3 टॉपिक से हमारे 5 क्वेश्चन्स आ रहे हैं और मेरी बात अगर आप मानो, तो ये पैराजंबल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये वोकैब का सॉरी रीडिंग स्किल्स का काम है। आपको इसके अंदर ग्रामर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपकी लाइन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। कोई हेल्पिंग वर्ब से लाइन नहीं स्टार्ट होती है। तो उन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, पैराजंबल को सॉल्व कर सकते हो और ये वाला टॉपिक भी आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। श्योर शॉट नहीं है। यहाँ पे आपका किस्मत का साथ ज़रूर चाहिए कि आपको जो कंटेंट मिले वो ऐसा मिले, वो जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आता हो या आपने आता हो या आपकी रेंज के अंदर हो, वो कंटेंट अगर उस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप इसको भी सॉल्व कर जाओगे। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमारे और हो जाते हैं और ये पूरा जब हम लोग टोटल करते हैं, तो हमारे 22 क्वेश्चंस जो है हम लोग इसके अंदर कर जाते हैं और 22 क्वेश्चन का मतलब सीधा-सीधा मतलब होता है 44 नंबर आना। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने किया कि 45 नंबर हमारे मैथ्स के अंदर आ गए, 45 नंबर रीज़निंग के आगे और लगभग 45 नंबर अगर हम लोग इंग्लिश के मान के चलते हैं, तो हम लोग 135 स्कोर तो कर रहे हैं। अभी क्या होगा, आगे नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा, प्लस अभी जीएस तो बचा है ना, हम लोगों ने जीएस में तो अभी कुछ नहीं किया। तो जीएस के या जीके के जो क्वेश्चंस हैं, अगर इनके अंदर से हम लोग देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से अगर 5 क्वेश्चंस भी अगर सही कर जाते हैं, देखो 5 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी डील नहीं है। 5 क्वेश्चंस अगर आप सही कर जाते हो, तो 5 क्वेश्चंस के बाद क्या होगा, आपके यहाँ पर 10 नंबर प्लस हो जाएँगे और ज़्यादा तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुक्के नहीं मारने हैं, आपको ये नहीं करना है कि आपको लगा कि यार यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो रहा है, तो आपका ये आंसर होगा। देखो दूसरी बात, कर क्या सकते हो, क्वेश्चन कई बार कैसा आ जाता है कि आपको देखने से पता चल रहा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आस-पास कहीं होगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपका अकबर के टाइम का आ जाता है मान लीजिए, अकबर के टाइम का कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसके बाद आगे की जो टाइमलाइन देर की होती है ना, वो टाइमलाइन कहाँ की होती है, वो अकबर के बाद की होती है या वो बाबर के टाइम की होती है, ठीक है? और बाकी सारे ऑप्शंस उससे आगे होते हैं। हमें पता है कि मुगल टाइम जो 1526 से शुरू होता है, लगभग यहाँ से शुरू होता है। तो उससे पहले क्या था और उसके बाद में क्या था, हमें उस सारी चीज़ों को याद रखना होगा। अगर हमें आस-पास का आइडिया होता है और हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, 1-2 ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं, तो हमारे आंसर को सही होने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो, होता क्या है, जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। आपको पता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये चीज़ आपकी वोकैब में भी बहुत काम आएगी। आपको पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से ये 2 ऑप्शंस तो ऐसे हैं, जो कि इस क्वेश्चन को रिलेट ही नहीं करते। अब देखो हुआ क्या, अब आपको पता है कि आपको इन दोनों में तुक्का लगाना है। अब क्या होगा, या तो आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। लेकिन अगर आप इन चारों में से तुक्का लगाते हो, तो आपका क्या होगा, या तो सही होगा या फिर गलत होगा या फिर गलत होगा और या फिर गलत होगा। मतलब यहाँ पे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आप सही ऑप्शन चूज़ करो, इस चीज़ के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं जब आप लोग 1-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो। जितने ज़्यादा ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। मैथ्स के अंदर हम लोग बेसिकली करते हैं, आप लोगों ने मेरी क्लासेस के अंदर देखा होगा कि हम लोग कोई नंबर लिखा है, उसका यूनिट डिजिट देख के हम लोग जो है आंसर निकालने की कोशिश करते हैं हर बार। होता क्या है, हमें पता है कि आगे कोई भी क्वेश्चन हो, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन के आस-पास जाते हैं, तो क्या होता है, हमें पता चलता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनका यूनिट डिजिट कैसे दे रखा है, इसका 5 दे रखा है, इसका 3 है
इसका 3 है और इसका 6 है। ये हमारे जो है आंसर दे के। अब अपने को पहले ही पता चल गया कि यार ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बच गए ये 2। अब ये 2 बच गए थे, इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर हमारा यहाँ से काम चल रहा है तो यहाँ से कर लो। अगर ये हमारा 8 दिया होता मान लो, अगर ये वाला वैल्यू हमारी 8 दी हुई होती तो हम इसको भी काट देते और इसको काटने के बाद हमारा ऑप्शन ए ही बचता। तो पूरा सॉल्व किए बिना भी हम लोगों ने सही आंसर निकाल लिया। इन सारे ट्रिकों का यूज़ करोगे ना तो आपका एग्ज़ाम जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। और ये जो टियर 1 मैं आपको बोल रहा हूँ, टियर 1 मैंने आपको बताया, टियर 1 जो है वो सिर्फ़ क्वालिफाइंग है। आपको इसे क्वालीफाई करना है, आपको इसमें रैंक लाके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका 2024 में, 2023 में, 2022 में उनका टियर 1 क्लियर हुआ, उन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन जब मेंस की बारी आई, जब वो मेंस के अंदर गए, टियर 2 के अंदर गए, तो वो वहाँ पे क्लियर ही नहीं हुआ। देखो, तो ऐसा है, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। दूसरी बात आपको बता दूँ कि अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग घर से बाहर जाके कहीं दूर जाके किसी दूसरी सिटी के अंदर जाके आप लोग तैयारी कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप मंगल ग्रह पर भी चले जाओगे और अगर आपको सरकारी नौकरी लगनी है ना, तो आपको तैयारी खुद से करनी पड़ेगी। कोई टीचर आपको तैयारी नहीं करवा सकता जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे। तैयारी करो, अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड रखो और चैनल के साथ जुड़े रहना। इसी तरीका के कंटेंट आपको मिलता रहेगा और वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।